हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज यूटेट पेपर सेकंड 2019। तो दोस्तों आज कर रहे हैं हम यूटेट पेपर सेकंड 2019 के सामाजिक अध्ययन के 60 प्रश्नों को हल करेंगे। तो दोस्तों प्रश्नों को हल करने से पहले आप सभी एक कॉफ़ी और पेन ले लें और उसमें अपने क्वेश्चन के सही आंसर को लिखेंगे और वीडियो के अंत में आप देखेंगे कि आपके कितने प्रश्न 60 में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं और उससे आप अपने तैयारी का आकलन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो दोस्तों पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद को संबंधित है। तो दोस्तों किस चीज़ से संबंधित है? मौलिक अधिकारों से हो जाएगा दोस्तों। अनुच्छेद कितना? अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकार होते हैं दोस्तों, 12 से 35 तक। और मूल कर्तव्य हो जाएंगे दोस्तों आपके अनुच्छेद कितना? 51 का क में क्या हो जाएंगे? मूल कर्तव्य हो जाएंगे। और राष्ट्रपति होता है दोस्तों अनुच्छेद 52 में। और प्रधानमंत्री होता है दोस्तों कितना? अनुच्छेद 75 में। यह बताया गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन या किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है, गुट निरपेक्षता की नीति को भारत विदेश नीति के रूप में किसने प्रारंभ करी? तो दोस्तों किसने करी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न है, तो दोस्तों अगला जो प्रश्न है वो है, इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे। तो दोस्तों अगला जो प्रश्न है वो है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को गठित करने हेतु निर्देश किया जाता है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है, संविधान के अनुसार राज्य व्यवस्थापिका के उच्च सदन का गठन और समाप्ति की संस्तुति की जाती है, किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा किसके द्वारा? विधानसभा द्वारा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो है, राज्य विधान द्वारा पारित विधेयक को विधान परिषद द्वारा अधिकतम कितने समय तक रोका जा सकता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कितने समय तक रोका जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न के आकार को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो दोस्तों अगला जो प्रश्न है वो है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों को निर्णित किया जाता है। कौन निर्णित करता है दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, संसद द्वारा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, लोकसभा द्वारा, निर्वाचन आयोग द्वारा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो थोड़ा बड़ा है, इसके आकार को थोड़ा छोटा कर लेंगे जो आपको देखने में दिक्कत ना हो। यदि कोई व्यक्ति सदस्य नहीं है, कि संसद का क्या है? सदस्य नहीं है
और उसे मंत्रिपरिषद का सदस्य बनाया जाता है तो उसे कितने समय के अंतर्गत किसी सदन की सदस्यता प्राप्त करना अनिवार्य है, वो चाहे लोकसभा में हो या राज्यसभा का की सदस्यता क्या है प्राप्त करना अनिवार्य हो जाता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कितना 6 माह के अंदर उसको क्या करना पड़ेगा, संसद की सदस्यता लेना अनिवार्य हो जाता है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला जो प्रश्न है वो है भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत रखी गई है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद कितना 61। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में कितने आंग्ल भारतीय समुदायों के सदस्य को मनोनीत किया जाता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों लोकसभा में तो कितने करता है राष्ट्रपति, कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, 2 सदस्य। और राज्यसभा में कितने सदस्यों को करता है, 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो है भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। जब लोकसभा और राज्यसभा का क्या है संयुक्त अधिवेशन होता है तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा दोस्तों। तो इसका जो अध्यक्षता करेंगे वो कौन करेंगे, लोकसभा का अध्यक्ष। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो है भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची संबंधित है, किससे संबंधित है। तो दोस्तों जो हमारा संविधान है, संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो 12 अनुसूचियां हैं। और ये प्रश्न पूछ रहा है कि 10वीं अनुसूची में क्या है, तो 10वीं अनुसूची में दल बदल है और पंचायतों से संबंधित कितनी हो जाएगी, 11वीं अनुसूची। और भाषा से संबंधित कौन सी सूची हो जाएगी, 8वीं अनुसूची। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को कौन बढ़ा सकता है। तो इसका जो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी, संसद। संसद क्या करता है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ा सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो है प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काका साहेब कालेलकर। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो है भारत सरकार द्वारा महिला सबलीकरण हेतु राष्ट्रीय नीति की घोषणा किस वर्ष की गई। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कब की गई, 2001 में। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो है उत्तराखंड की विधानसभा में अनुसूचित जाति के सदस्यों के लिए कितने स्थान सुरक्षित किए गए हैं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा। ये तो क्या है, एससी जनजाति के लिए क्या है, विधानसभा में सीटों का क्या है, आरक्षण। और अगर हम बात करें एसटी के लिए तो एसटी के लिए कितनी हो जाएगी दोस्तों विधानसभा में सीटों का आरक्षण, कितना, 2 सीटें। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है निम्न समितियों में कौन सा चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है। चुनाव सुधार से दोस्तों कौन सा संबंधित नहीं है,
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरकारिया समिति। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है, निम्न में से कौन भारत में कृषक आंदोलन नहीं है? इसमें से क्या है? कृषक आंदोलन नहीं है। तो इसमें दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नामधारी आंदोलन। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है, निम्न में से कौन वैश्विक दर्शन का संस्थापक था? वैश्विक दर्शन का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कणाद। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित हड़प्पा नगरों में से कौन सा नगर पूर्णतः विशेष रूप से कला निर्माण को समर्पित था? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है, निम्न में से कौन शेरसेन महाजनपद की राजधानी थी? तो इसका जो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मथुरा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर हमें अशोक का बृहद शिलालेख मिलता है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोपारा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है इसको थोड़ा सा जूम कर लेंगे। निम्नलिखित में से किस काल में भारत में सर्वप्रथम स्तूप अवस्थित आए? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर सी, तृतीय सदी ईसा पूर्व। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित संतों में से कौन करीब नवाज के नाम से जाना जाता है? कौन सा संत क्या है? करीब नवाज के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ख्वाजा महीनुद्दीन चिश्ती। इसका क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से कौन मुगल काल में प्रचलित पद जिन्स ए कामिल का अर्थ है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, उत्तम फसल के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है ये थोड़ा सा बड़ा है, इसके आकार को छोटा कर लेंगे। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 115, निम्न में से कौन सल्तनत काल में बंदगान थे? बंदगान कौन थे? तो दोस्तों इसका जो क्या हो जाएगा? घरेलू सेवाओं के लिए क्रय किए गए दास, कृषि सेवाओं के लिए क्रय किए गए दास, धार्मिक सेवाओं के लिए क्रय किए गए दास और सैन्य सेवाओं के लिए क्रय किए गए दास। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में खराज की दर क्या थी? तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कितना? उपज का
50% किसको देना था? हमें कर के रूप में देना था। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में किससे उत्तर मेरु का अभिलेख संबंधित है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चोलों से संबंधित है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है निम्नलिखित निम्नलिखित में से किस रानी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम बदला और स्वयं को पुरुष प्रदर्शित किया? तो ऐसी दोस्तों कौन सी रानी थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रुद्र महादेवी ने ऐसा किया। तो और दोस्तों जो क्या है इसमें, रजिया सुल्तान है, ये दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका थी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से वो कौन व्यक्ति है जिसने वीर शैव आंदोलन प्रारंभ किया? तो ऐसे कौन व्यक्ति है दोस्तों जिसने क्या है, वीर शैव आंदोलन प्रारंभ किया? तो इसका जो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 1857 विद्रोह से संबंधित पुस्तक माजा प्रवास के लेखक? 1857 में लिखी गई कौन सी पुस्तक? 1857 पर माजा प्रवास के लेखक कौन है दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा विष्णु भट्ट गोडसे। इसका क्या है दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से किस वर्ष खुर्दा विद्रोह हुआ? खुर्दा विद्रोह कब हुआ दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कितने में? 1817 में। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में सर्वप्रथम कपास मिल जो कताई मिल के रूप में स्थापित की गई अस्तित्व में आई? तो कब आई दोस्तों? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1854 में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में किसने स्त्री? अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में किसने स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक प्रकाशित की? तो दोस्तों जो क्या है, ताराबाई शिंदे हैं। ताराबाई शिंदे ने क्या करा दोस्तों? ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष की जो क्या है तुलना है ये पुस्तक प्रकाशित की गई और पंडिता रमाबाई के द्वारा की गई। दोस्तों ऊंचे जातियों में क्या है, जो हिंदू है, हिंदू में ऊंचे जातियों की जो महिला हैं, महिलाओं के दुर्दशा पर क्या है, पंडिता रमाबाई ने पुस्तक लिखी। और जो दोस्तों क्या है, रुकिया सखावत है, उन्होंने क्या है पटना और कलकत्ता में क्या है मुस्लिम महिलाओं के लिए विद्यालय खोले। किसने खोले दोस्तों? रुकिया सखावत ने क्या है पटना और कलकत्ता में क्या है मुस्लिम महिलाओं के लिए विद्यालय खोले। और जो क्या है दोस्तों, सुंदरी देवी है, इन्होंने क्या है प्रथम आत्मकथा, महिलाओं द्वारा लिखी गई प्रथम आत्मकथा कौन सी है, मारो जीवन आत्मकथा लिखी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में किसने
अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है निम्नलिखित में किसने आत्मसम्मान आंदोलन की स्थापना की। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पेरियार ने। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो है पोर्ट ब्लेयर निम्न में किस द्वीप पर अवस्थित है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण अंडमान में पोर्ट ब्लेयर अवस्थित है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है इसको थोड़ा सा नीचे कर लेंगे। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है किसी स्थान का स्थानीय समय। किसी स्थान का दोस्तों क्या स्थानीय समय कितना है? 6। प्रातः के 6 बज रहे हैं, सुबह के 6 बज रहे हैं, जबकि उसी स्थान का ग्रीनविच मेन टाइम कितना है दोस्तों? ग्रीनविच पर उस समय कितना टाइम हो रहा होगा? 3, प्रातः के 3। तो कह रहे हैं कि उस स्थान पर देशांतर क्या होगी। तो दोस्तों हमने क्या करना है, हमें ये पता होना चाहिए कि 1 घंटे बराबर कितना देशांतर होता है? 15 डिग्री देशांतर। तो 2 घंटे बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? इतना 30 डिग्री देशांतर। और 3 घंटे बराबर हो जाएगा 15 या 45 डिग्री देशांतर। तो दोस्तों टाइम के बीच कितने का अंतर आ रहा है? 3 घंटे का। तो 3 घंटे में दोस्तों कितना देशांतर हो जाएगा? ए ऑप्शन 45 पूरब, 45 डिग्री पूरब। तो चलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है निम्नलिखित भारतीय नदियों में कौन सी नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। तो दोस्तों कौन सी नदी करती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तापी नदी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है निम्न में कौन सा पर्वत भारत में अवस्थित नहीं है। ऐसा कौन सा पर्वत है जो भारत में नहीं है निम्न में से? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अन्नपूर्णा का पर्वत क्या है? भारत में अवस्थित नहीं है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो हमने दोस्तों क्या करना है? सुमेलित करना है। बलाई सोवियत यूनियन और दुर्गापुर ब्रिटेन यूनाइटेड किंगडम और राउकेला जर्मनी। तो दोस्तों जो क्या है ऑप्शन नंबर डी है, ये क्या है? सुमेलित नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो है क्षेत्रफल के आधार पर निम्न में से उत्तराखंड राज्य का कौन सा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। तो दोस्तों हमने क्या बताना है? उत्तराखंड का निम्न में से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान बताना है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न थोड़ा बड़ा है तो इसके आकार को छोटा कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन बहुउद्देशीय नदी परियोजना के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है। तो दोस्तों हमने क्या बताना? बहुउद्देशीय का जो नदी परियोजना है उसके पक्ष में जो क्या है तर्क नहीं है वो बताना है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है बहुउद्देशीय परियोजना जल बहाव को नियंत्रित करने और बाढ़ पर काबू पाती है। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। तो हमने ऐसा देखना है जो नहीं है, जो तर्क सही नहीं है। तो ये तो सही है, तो इसलिए ये आंसर नहीं होगा। और अगला है बहुउद्देशीय परियोजना उन क्षेत्रों में जल लाती है जहाँ जल की कमी होती है। बिल्कुल दोस्तों, नहरों के माध्यम से हम क्या है उसकी जल की दिशा को मोड़ते हैं।
और अगला है दोस्तों, बहुउद्देशीय परियोजनाओं से बृहद स्तर पर विस्थापन होता है। तो दोस्तों यही क्या है, ये उद्देश्य नहीं होता है। जो आप क्या बना रहे हो, बहुउद्देशीय जल परियोजना बना रहे हैं, उसका ये क्या है, उद्देश्य नहीं होता है कि आप वहाँ से विस्थापन करें। तो यही इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न के आकार को बढ़ा कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत राज्य तीन ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है। तो इसमें ऑप्शन है दोस्तों त्रिपुरा, असम, नागालैंड और बिहार। तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। त्रिपुरा दोस्तों क्या है, इस प्रकार से क्या है, ये त्रिपुरा है और यहाँ पे ये क्या है, मिजोरम है। तो ये त्रिपुरा दोस्तों क्या है, तीनों ओर से क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है। और त्रिपुरा से किस देश की सीमा लग रही है, बांग्लादेश की सीमा लग रही है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है, अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है, केरवा भू आकृति हिमालय के किस भाग में पाई जाती है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन है सिक्किम हिमालय, अरुणाचल हिमालय, हिमाचल हिमालय, कश्मीर हिमालय। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो है दोस्तों, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों इस बार के लिए। भारत में हाथी के संरक्षण एवं आवास बचाओ के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट प्रारंभ किया गया। तो दोस्तों इसमें जो पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन आ जाता है टाइगर परियोजना। कब चलाई गई, उसका प्रारंभ कब किया गया। तो ये हो जाएगा दोस्तों बाघ बचाओ। तो ये हो जाएगा 1973 में, और ये 1992 में हुआ वन्य जीव अभ्यारण्य। और इसके बाद हो जाएगा दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर, दोस्तों सॉरी इसमें क्या है, 1972 में हो जाता है क्या, वन्य जीव अभ्यारण्य। और 1973 में होता है बाघ परियोजना। और 1992 में होता है दोस्तों हाथी संरक्षण आवास, या क्या करना है, बचाओ, हाथियों को बचाओ या एलिफेंट प्रारंभ किया गया, प्रोजेक्ट एलिफेंट प्रारंभ किया गया। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है ये थोड़ा सा बड़ा है, इसके आकार को छोटा कर लेंगे दोस्तों, थोड़ा और छोटा करना पड़ेगा। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है, पार साइबेरियन रेल मार्ग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो दोस्तों हमने क्या बताना है, जो कथन सत्य नहीं है। पहला है दोस्तों कि यह विश्व का सबसे लंबा दोहरा पथ से युक्त विद्युतीकृत पार महाद्वीप रेल मार्ग है। तो दोस्तों ये सही हो जाएगा। और अगला है, यह व्लादिवोस्तोक से सेंट पीटर्सबर्ग तक जाता है। और अगला है दोस्तों, यह अपने एशियाई प्रवेश को पश्चिम यूरोपीय बाजार से जोड़ता है। और अगला है दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर डी ही क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है, निम्नलिखित दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रों में कौन सा ओपेक का सदस्य नहीं है। तो दोस्तों इनमें से सही आंसर हो जाएगा क्या, वेनेजुएला, उसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
और अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है, निम्न में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किया, ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एरोस्टोनीज ने क्या है सबसे पहले भूगोल शब्द या ज्योग्राफी का प्रयोग किया। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चारों ऑप्शनों में से क्या है, एक प्रश्न इस बार बन सकता है। पृथ्वी के सूर्य के सबसे निकट स्थित को उपसौर कहा जाता है, यह स्थिति होती है। तो दोस्तों जब क्या है पृथ्वी सूरज के सबसे नज़दीक आती है तो उसे क्या कहते हैं, उपसौर। और जब पृथ्वी क्या है सूरज के सबसे दूर जाती है या दूर होती है तो उसे क्या कहते हैं, अपसौर। तो दोस्तों उसे क्या कहते हैं, अपसौर। और दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है, पृथ्वी सूरज के सबसे नज़दीक कब होती है, 3 जनवरी को। और 4 जुलाई को दोस्तों क्या होता है, अपसौर। इस समय क्या है पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है। अपसौर कब होता है, 4 जुलाई को। और दोस्तों 21 जून को क्या होता है, 21 जून को जो उत्तरी गोलार्ध है वो सूर्य की ओर झुका हुआ होता है। तो सूर्य की किरणें सीधी कहाँ पड़ती है, कर्क रेखा पर पड़ती है। तो इसलिए हमारे देश में क्या है जून जुलाई के महीने में क्या होती है, गर्मी होती है, क्योंकि सूर्य की किरणें सीधी कर्क रेखा पर पड़ती है। और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और दोस्तों 23 सितंबर को क्या होता है, 23 सितंबर को दोस्तों सूर्य की किरणें सीधी कहाँ पे पड़ती है, भूमध्य रेखा पर। तो इस समय क्या है बराबर दिन और रात, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में क्या है बराबर दिन और रात होते हैं, बराबर समय के दिन और रात होते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है, निम्न में से कौन ठंडी समुद्री धारा नहीं है, कौन सी नहीं है? तो दोस्तों 3 तो इनमें से क्या है ठंडी धारा है, लेकिन कौन सी नहीं है? तो दोस्तों कौन सी नहीं है, ऑप्शन नंबर बी, क्यूरोशिया। क्या है ठंडी धारा नहीं है, तो ये कैसी गर्म धारा है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है, थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे इसके आकार को। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है, गंगा नदी की निम्न सहायक नदियों का पूरब से पश्चिम। तो दोस्तों हमें क्या बताना है, पूरब से पश्चिम दिशा की ओर बताना है, क्रम बताना है। तो दोस्तों पहले में हो जाएगा, सबसे पहले कौन सी आ जाएगी, कोसी नदी। पूरब से पश्चिम की ओर अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या आ जाएगी, तो पहले सबसे फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। और उसके बाद है दोस्तों गंडक, तो इसके बाद आ जाएगा 2। और उसके बाद है दोस्तों घाघरा, तो उसके बाद 1। और उसके बाद आती है दोस्तों क्या, गोमती, फिर ऑप्शन 4। तो ऐसे ऑप्शन कौन से प्रश्न में बन रहे हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी में। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1948। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह निम्न में से या निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक अध्ययन के पाठ्यक्रम के निर्माण का आधार नहीं है। तो दोस्तों हमने क्या बताना है, ऐसा ऑप्शन बताना है जो सामाजिक अध्ययन के पाठ्यक्रम के निर्माण का आधार नहीं है। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन है वो है मनोवैज्ञानिक आधार,
तो दोस्तों ये क्या है, आधार है सामाजिक अध्ययन का, क्या ये आधार है, दार्शनिक आधार ये भी है, और सामाजिक आधार बिल्कुल सही है। तो धार्मिक आधार क्या है दोस्तों, सामाजिक अध्ययन का जो पाठ्यक्रम है उसका आधार क्या नहीं है, धार्मिक आधार नहीं है। तो हमें क्या पूछा है, ऑप्शन प्रश्न में नहीं ही पूछा है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। बाकी तो ये क्या है, सामाजिक अध्ययन के आधार हैं, लेकिन हमें नहीं पूछा है, तो कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है, अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है, सामाजिक अध्ययन पाठ्यक्रम का यह उपागम ज्ञात से अज्ञात, पास से दूर, सामान्य से जटिल के शैक्षणिक सूत्र पर आधारित है। तो दोस्तों ये कौन सा हो जाएगा, सरोकार आधारित उपागम, विषयक आधारित उपागम, समेकित उपागम और अंतर विषयक उपागम। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, बी। इसमें क्या होता है, जो हम क्या है ज्ञात से अज्ञात, आप पहले बच्चों को क्या ऐसी बातें बताते हैं जो उसको पता होती है, और फिर क्या पास से दूर, और फिर सामान्य से जटिल। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला जो प्रश्न है वो है, सामाजिक अध्ययन की पाठ्य योजना निर्माण में ये प्रश्न सामान्यतः पाठ्य विषय पढ़ाने से पूर्व किए जाते हैं, कि जब आपने क्या है पाठ को स्टार्ट नहीं किया उससे पूर्व क्या है प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इसका उद्देश्य छात्रों के पूर्व ज्ञान को जानना होता है। तो कौन से प्रश्न होते हैं दोस्तों, जब आप बीएड कर रहे होते हैं तो उस समय क्या है, जो पाठ योजना बनाते हैं, तो पाठ योजना में सबसे पहले आप किस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं, प्रस्तावना वाले प्रश्न पूछते हैं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण की किस प्रविधि के अंतर्गत किसी विशेष स्थान पर रहने वाले व्यक्तियों के समूहों की क्रिया, विचारों, आदतों, मूल्यों तथा साधनों इत्यादि की जानकारी प्राप्त की जाती है। तो दोस्तों क्या आप कैसे करेंगे ये जानकारियाँ प्राप्त, प्रदर्शन विधि द्वारा, परिभ्रमण विधि द्वारा, सर्वेक्षण विधि द्वारा और प्रदर्शनी विधि द्वारा। तो आप दोस्तों कैसे कर सकते हो, सर्वेक्षण, जब आप किसी चीज़ का क्या करेंगे, परीक्षण करेंगे, सर्वेक्षण करेंगे, तभी क्या है आप ये जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है, विषय वस्तु का ज्ञान सामाजिक अध्ययन के शिक्षक का किस प्रकार का गुण है, कि जो टीचर है या अध्यापक है वो अगर क्या है विषय वस्तु का ज्ञान रख रहा है तो ये किस प्रकार का गुण है। तो ऑप्शन है व्यक्तिक गुण, और अगला है व्यावसायिक गुण, सामाजिक गुण और नेतृत्व गुण। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये किस प्रकार का गुण है, व्यावसायिक गुण है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो है दोस्तों, सामाजिक अध्ययन के शिक्षण हेतु निम्न में से कौन सा प्रेक्षेपी शिक्षण साधन है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 147 का जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण के अनुसार निम्न में से कौन ग्लोब का प्रकार नहीं है। तो दोस्तों क्या है, ग्लोब पे आप क्या है भौतिक ग्लोब इसमें आ जाता है। जैसे दोस्तों आप क्या है किसी देश के पर्वत, पहाड़,
झरने, नदियाँ दर्शा रहे हैं, तो आप क्या भौतिक ग्लोब पे दर्शाते हैं, और राजनीतिक में क्या दर्शाते हैं, किसी देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं दर्शाते हैं। और अगला है दोस्तों खाका में क्या है, आप उसको प्रदर्शित करते हैं ग्लोब पर किसी देश के ढांचे को। और प्रतिमान क्या हो जाएगा दोस्तों, ये क्या है, सामाजिक शिक्षण के अनुसार निम्न में क्या है, ये सही ऑप्शन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और ये आज के लिए हमारा सेकंड लास्ट प्रश्न है। सामाजिक अध्ययन के विषय में निम्न में या निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। तो दोस्तों ये कह रहे हैं कि सामाजिक अध्ययन के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। पहला है यह सामाजिक विज्ञान का अंग है, सामाजिक अध्ययन के विषय में, तो यह सामाजिक विज्ञान का अंग है, यह साधारण तथा सरल है, यह मुख्य व्यवहारिक पक्ष पर बल देता है। तो दोस्तों ये तीनों ही क्या है, बिल्कुल सही बात है। और अगला है यह मुख्यतः सैद्धांतिक पक्ष से संबंधित है। तो दोस्तों ये क्या है, जो आप सामाजिक अध्ययन में जो बच्चों को पढ़ाते हैं, तो वो सामाजिक अध्ययन या सैद्धांतिक पर ही निर्भर नहीं करता, वो व्यवहारिक पर निर्भर करता है। तो दोस्तों आपको क्या है, बच्चे को सैद्धांतिक नहीं बनाना है, व्यवहारिक बनाना है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज के लास्ट प्रश्न की ओर। तो जो आज का अंतिम प्रश्न है वो है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक अध्ययन के अंतर विषयक उपागम का गुण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 है दोस्तों, एक ही अध्यापक पूरी कक्षा का संचालन कर सकता है, सही बात है। विषय वस्तु का पुनः पठन कम होता है या नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। अगला देखते हैं, बस्ते के बोझ को कम करने में सहायक, सही बात है दोस्तों। अगला है बच्चे विषय विशेष में विशेष योग्यता अर्जित करते हैं। तो दोस्तों यही क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही।